हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं होगा भास्कर भैया और आप से का स्वागत है रैंक प्लस पे। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। आज हम बात करने वाले थे केमिस्ट्री का वो चैप्टर जहाँ से कई सारे बच्चे डरते हैं। चैप्टर का नाम है आपका पी ब्लॉक के तत्व। देखो बच्चों, अगर देखा जाए ओवरऑल केमिस्ट्री में अगर हम बात करें 11th-12th मिला करके, तो सबसे बड़ा चैप्टर कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो पी ब्लॉक का तत्व रहता है। तो आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज़ अच्छी खबर यही है कि अपडेटेड सिलेबस के बाद पी ब्लॉक का जो तत्व है, ये जो चैप्टर है, इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। तो अभी हमारा जो फोकस रहने वाला है इस चैप्टर के अंदर, वो रहने वाला है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, कुछ बेसिक पॉइंट पे, जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या जहाँ से जिन टॉपिक्स के आधार पे आप और क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज इसका लेक्चर नंबर 1 आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। और हम बात करने वाले हैं हमारे सारे के सारे वर्गों पे हम बात करेंगे, यानी कि वर्ग संख्या 13 से लेकर वर्ग संख्या 18 तक, जहां तक हमारे पास पी ब्लॉक के तत्व पाए जाते हैं, हम वहां तक बात करने वाले हैं। ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं? फटाफट से सभी लोग आ जाइए सेशन में और फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए, तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ पहले और फिर हम आज स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से एक बार सभी लोग आ जाइए, ठीक है। अच्छा, इस थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे हम बात करने वाले हैं पी ब्लॉक के तत्व के लिए, तो बस एक बात ध्यान रखना कि जो पी ब्लॉक होता है ना, वहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने पहले से पढ़ रखी हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हम इसमें ऐड ऑन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो कुछ कई सारी बातें रिपीट होने वाली हैं, और जो बातें रिपीट होंगी वो बेसिकली हमने पढ़ा है तत्वों के वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तित चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो वही सेम टॉपिक्स यहाँ पर भी आपके पास आने वाले होते हैं, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान से समझते अपने को चलना है। ओके, सो फटाफट से पहले मुझे थम्स अप दिखा दीजिए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट का थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चलिए आज के सेशन को, ठीक है। तो देखो, वर्ग संख्या 13 से लेके वर्ग संख्या 18 तक हम सबकी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इस पूरी ओवरऑल अगर बात करें आधुनिक आवाज सारणी के अंदर, तो हमारे पास जो सबसे राइट का जो पार्ट रहता है, ये बेसिकली मेरे पास क्या रहता है, मेरा पी ब्लॉक जो है मेरा यहाँ पर रहता है, ठीक है। अब देखिए समझिए, कुछ पहले बेसिक बात है थोड़ी सी बता देता हूँ फटाफट से। तो देखिए, सबसे पहली बात तो क्या कि हमारे पास अगर हम बात करेंगे पी ब्लॉक के लिए, तो कौन कौन से होते हैं, वर्ग संख्या 13 से लेकर के ओवरऑल 18 तक, है ना, हमारे पास पी ब्लॉक रहता है, ठीक है। ओके, चलिए एक सेकंड दीजिए मुझे। ओके, ठीक है, हाँ बिल्कुल मुस्कान, मुझे सभी के कमेंट्स शो हो रहे हैं इस टाइम पर। ओके, हेलो हेलो। ओके, शिव कह के सर मैंने डीएसए 10th के दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, आप डीएसए 12 का क्वेश्चन नंबर 3 बता दीजिए। चलो ठीक है, वो मैं बता दूंगा, एक बार बता देंगे उनको भी, ठीक है। हाँ, कल का आपकी छुट्टी रहेगा, ऑब्वियसली बात है कि आपकी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे रहती है, ठीक है। ओके, और हाँ साहिल, आपका भी एक क्वेश्चन था, हाँ, कि भाई ऐसा यूट्यूब का संकट, तो चिंता मत करो, इस आज की लेक्चर में हम ऐसा यूट्यूब की संरचना देखेंगे, तब आपको वो क्लियर होगा, ठीक है। ओके, और किसी का कोई डाउट है? मोहन, ऋषि, हेलो, गुड इवनिंग प्रियांशु। चलिए ठीक है, हाँ ठीक है। तो देखो समझो, अब तो पी ब्लॉक की अगर बात करेंगे तो वर्ग संख्या 13 से लेके वर्ग संख्या 18 तक हमारे पास रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर आप बुक्स वाइज देखते हो, अगर आप जैसे पी ब्लॉक पढ़ते हो, खुद से भी अगर ट्राई करोगे, तो एक बात ध्यान रखना, जैसे कि आपको पता है कि 13th एंड जो 14th है, ये तो आपके 11th क्लास के रहने वाले हैं। ये तो बेसिकली आपको 11th क्लास में आप इस चीज़ को देखते हो, या 11th क्लास की बुक में आपको ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे हमारे पास 15th से लेकर के जो 18 तक का पार्ट होता है, वो बेसिकली आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो भी अगर आप थ्योरी देखना चाहते हो इन केस, तो आपको इनको रेफर करना रहेगा,
ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सबसे पहले वाले परिवार की, जो कि हमारा रहने वाला है बोरॉन परिवार। वहीं से हम शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा आता है, ओके। तो पहले हम बात करने वाले हैं हमारे पास कौन सा, हाँ, पहले हम बात करने वाले हमारे पास बोरॉन परिवार के लिए, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, अगर हम बात करें बोरॉन परिवार के लिए तो ये कौन सा हमारे पास वर्ग संख्या नंबर जो 13 आपके पास रहता है, ठीक है। देखो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हम सभी लोग जानते हैं, है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है हमारे पास, सामान्य तौर पे NS2 और Np1 रहता है हमारे पास, है ना। जहाँ N क्या होता है मेरे पास आवर्त संख्या होती है या बाहरी कोश की संख्या हमारे पास रह जाती है, या मुख्य क्वांटम संख्या। N क्या होता है मेरे पास यहाँ पे, N बेसिकली मेरे पास होती है आवर्त संख्या, ठीक है। अब देखिए समझिए, यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, सबसे पहला जो इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको समझ में आना चाहिए, वो एक आपके पास क्या होता है, देखिए समझिए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे थोड़ा सा हमारे आकार के लिए। सबसे पहले थोड़ा सा आकार पर हम चर्चा करना चाहेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, यानी कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, अगर इन सभी तत्वों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पहले एक बात ध्यान रखना कि देखो जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं, सामान्य तौर पे हम ये कहते हैं कि आपके आकार में वृद्धि होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर टेक्निकली देखा जाए तो मैंने आपको यही बताया था, जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हो तो आपके पास क्या होता है, तो आपका जो आकार है वो आपका बढ़ता चला जाता है, कायदे से हम यही कहते हैं। लेकिन असल में अगर आप डाटा देखोगे ना तो आपको थोड़ा सा डिफेक्ट देखने को मिलेगा आकार के केस में। तो मैं थोड़ा जो जहाँ पर बोलते हैं जहाँ पे अपवाद वाला फील होता है कि यार ये रूल चल रहा था, अब ये रूल फॉलो नहीं हुआ, तो हमें उन पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में वो चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा कुछ डाटा दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे कि सबसे पहले तो अगर हम इस डाटा पे अगर थोड़ा सा अगर आप फोकस करो तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि देखो अगर हम परमाणु त्रिज्या पर अगर फोकस करते हैं तो देखिए बोरॉन की परमाणु त्रिज्या 85 पिकोमीटर की है, ठीक है। मतलब उसके आकार की बात करें 143, फिर 135, फिर 167 और 170, यानी कि ऊपर से नीचे जा रहे हो आकार में वृद्धि हो रही है, लेकिन दो जगहों में ऐसा नहीं हो पाता। कहाँ पे, एल्यूमिनियम का आकार अगर आप देखोगे तो अचानक से गैलियम के आकार से थोड़ा ज़्यादा रह जाता है, ठीक है। अब सवाल है ऐसा क्यों होता है, ये अब आपके लिए क्वेश्चन बनता है। यानी अगर टेक्निकली अगर हम देखें बोरॉन परिवार के अंदर तो देखो वर्ग में नीचे जाने पर कायदे से आकार बढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल आकार का जो क्रम आता है वो आता है कि बोरॉन, उसके बाद फिर आपके पास गैलियम आता है आकार के हिसाब से, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम और फिर आपके पास टेलुरियम आता है, ठीक है। तो पहले तो आपको ये एक अंतर ओवरऑल देखने को मिलता है, ठीक है, इस एक जगह पर, ठीक है। इन दोनों में क्या होता है, स्वैप हो जाता है, ये दोनों आपस में अपनी जगह बदलते हैं। आकार के लिए अगर हम बात करें, सवाल है कि ऐसा होता क्यों है। इसका रीज़न ये आता है कि देखो अगर आप फोकस करो थोड़ा सा तो देखो बोरॉन जो है बेसिकली वो मेरे पास सेकंड आवर्त का होता है, एल्यूमिनियम होता है थर्ड का, गैलियम होता है आपके पास फोर्थ का, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ आवर्त में आपके पास रहता है। अब जैसे ही आप सेकंड के बाद थर्ड आवर्त में आते हो आपके पास 3D कक्षक आ जाते हैं, है ना। जैसे ही आप कहाँ पर आते हो थर्ड आवर्त में, तो थर्ड आवर्त में आपके पास क्या आते हैं, 3D कक्षक आ जाते हैं। और 3D कक्षकों की अगर बात करेंगे तो देखो यहाँ पर तो आपके पास जो 3D कक्षक आए वो आपके रिक्त कक्षक आते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो आपके पास क्या आ जाएंगे, रिक्त 3D कक्षक। और जब हम गैलियम की बात करते हैं तो गैलियम की स्थिति में आपके पास आते हैं पूर्ण पूरित 3D कक्षक। और अब आपको पता है कि भाई आपके पास जो आकार है वो फोर्थ आपका जो कोश रहेगा वहां तक इलेक्ट्रॉन रहने वाला होगा। तो आकार के लिए क्या कहते हैं कि नाभिक से सबसे बाहरी कोश के बीच की दूरी। अब हमारे पास क्या होगा, आपको पता है 3D कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, तो 3D कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन है वो आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तीसरे कोश के हो जाएंगे, तो वो चौथे कोश के इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाते हैं, परिरक्षण प्रभाव लगाते हैं। लेकिन पॉइंट ये होता है क्योंकि ये जो कक्षक काफ़ी अंदर की ओर चले जाते हैं तो इनका इतना अच्छा प्रभाव बन नहीं पाता, जिस कारण से आकार में कमी हो जाती है।
यानी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम ये कहते हैं कि यहाँ पर मैं नोट आपको यहाँ लिखवा देता हूँ। तो नोट हमारे पास यहाँ पर एक ये आता है कि 3D कक्षक के इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव कम होने के कारण आकार में अधिक वृद्धि नहीं हो पाती, जिस कारण एल्यूमिनियम का आकार ज़्यादा होता है आपके गैलियम से, अगर हम आकार की बात करते हैं तो। ठीक है, हालांकि हाँ अगर आप फिर उसके अलावा अगर आप नीचे जा रहे हो तो सभी के पास फिर 3D कक्षक है, तो फिर आपको वो सेम कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ तो ये हम थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे कि आकार में कहाँ चेंज आता है। तो पी ब्लॉक के अंदर को ध्यान दो, आपने तत्वों के वर्गीकरण चैप्टर में जो भी चीज़ें सीखी है उसमें क्या क्या चेंज आ रहा है, ये कहाँ पर थोड़े से लॉजिक हमें लगाना पड़ेगा ताकि आप उस अपवाद स्वरूप जो चीज़ है, हालांकि अपवाद नहीं है, प्योर लॉजिक है कि भाई 3D कक्षक के इलेक्ट्रॉन अगर परीक्षण प्रभाव नहीं लगाएंगे अच्छे से तो आकार कम हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आकार बढ़ता क्यों है कि परीक्षण प्रभाव ज़्यादा होता है। लेकिन अगर अंदर के कोश के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा परीक्षण नहीं लगाएंगे तो नाभिक तो अपना आकर्षण बल लगाएगा, वो तो आकार कम कर देगा। तो इस रीज़न से यहाँ पे क्या होता है, ये डिफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। ये इसका सही क्रम बनता है। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका आकार का सही क्रम। बाकी सब जगह पर आपको चीज़ें बिल्कुल कॉमन देखने को मिल जाती है। ओके, तो एक एक चीज़ देखते हुए चलो और मुझे बताते हुए चलना, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आपके पास आने वाले होंगे। ठीक है, मुझे बता दीजिए एक बार कमेंट करके जल्दी से कि हाँ भैया समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, ओके, गुड इवनिंग विशाल, गुड इवनिंग। ओके, नेक्स्ट पेज भी आप चाहो तो पढ़ लो आराम से। ओके, जैसे कि मैंने बताया था आपको, जब आपको याद होगा ना, जब हम बात कर रहे थे परमाणु त्रिज्या के लिए, तो मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताए थे, जिसमें हमने बात की थी प्रभावी नाभिकीय आवेश के टाइम पे। तब मैंने परीक्षण प्रभाव का सबसे पहले जिक्र किया था कि अंदर के कोश के इलेक्ट्रॉन बाहर के कोश के इलेक्ट्रॉन पर प्रतिकर्षण लगाएंगे, क्योंकि समान आवेश रहने वाला है। अब वो अगर अच्छा रहा था प्रतिकर्षण बल लगाएंगे तो आकार बढ़ेगा, क्योंकि बाहर के कोश के इलेक्ट्रॉन दूर होते चले जाएंगे, और जितना बाहर के कोश के इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे, नाभिक से बाहर कोश के इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती चली जाती है, जिस कारण से आकार आपका बढ़ता चलता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यही आया था, है ना। ओके, तभी मैं सोच रहा कि अब की बार कि तब की आकार वाला कुछ क्वेश्चन रॉन्ग क्यों हो रहे हैं। हाँ, इसीलिए ही होते हैं। ठीक है, तो आपको अभी नॉलेज और गेन करना है। ठीक है, अभी काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको जाननी रहेंगी और वो आप पी ब्लॉक चैप्टर में सीखते हो। ठीक है, ओके, ठीक है, ये हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है। दूसरी बात अगर देखें तो देखो इस टेबल पर थोड़ा फोकस करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो होने को, ये ओवरऑल वैसे ये जो टेबल है पूरे सारे पी ब्लॉक के लिए, सारे तत्वों के लिए, कि हर एक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है, आप आराम से देख सकते हो। प्रथम तत्व जो है वो आपको दिया हुआ है, उनका सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था जो वो दर्शाते हैं वो दिया हुआ है, और इनका अन्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी दर्शाई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि देखो, और ये कॉन्सेप्ट अगेन काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है कि देखो, अगर आप देखोगे वर्ग 13 की बात करेंगे तो वर्ग 13 वैसे तो सामान्य तौर पे +3 ऑक्सीकरण अवस्था शो करेगा, लेकिन उसके अलावा वो +1 ऑक्सीकरण अवस्था को भी शो करता है। ठीक है, इसी प्रकार से देखो वर्ग 14 जो भी आगे आएगा, पर कॉन्सेप्ट में सेम रिपीट करने वाला हूँ, वो +4 करता है और वो +2 भी कर सकता है। अगर ये +5 करता तो ये सामान्य तौर पर +3 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारे पास और भी आता है, देखो उसको थोड़ा क्लियर करते हैं, और वो आपके वर्ग 13 में भी अप्लाई होता है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आता है अक्रिय युग्म प्रभाव का। ठीक है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं पहले, फिर हम वर्ग 13 की और बातें करेंगे। ठीक है, तो देखिए समझिए अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है
ये दिखाया जाता है वर्ग संख्या 13th, 14th और 15th के तत्वों के द्वारा। ठीक है, वर्ग संख्या 13, 14 और 15 तीनों के लिए दिखाया जाएगा। तो कॉमन टॉपिक हमारे पास आ जाएगा, काफी हेल्प आपको करने वाला है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि हम बात करें वर्ग संख्या 13 के लिए अगर बात करेंगे तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और आपके थैलियम, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि देखो सामान्य तौर पे क्योंकि आपका वर्ग संख्या कौन सा है 13th है, तो ये सामान्य तौर पे क्या करते हैं +3 ऑक्सीकरण अवस्था को शो करते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है जिनको त्याग करके ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था शो कर सकते हैं। लेकिन असल में क्या होता है, जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हो ना, तो +3 की जगह पर अगर आप नीचे जाते हो तो +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। यानी ऊपर के जो तत्व हैं वो ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था को शो करें, और नीचे के जो तत्व होते हैं वो सामान्य तौर पे +1 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करना ज्यादा सही मानते हैं। इसका रीजन क्या होता है, आगे देखो अगर हम बात करेंगे ऊपर की तरफ, देखो आपको पता होगा जैसे कि हम बोलते हैं NS2 NP1 है ना। तो ऊपर की तरफ तो क्या होता है कि भाई तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, लेकिन जब आप वर्ग में नीचे जाते हो तो होता ही है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है, जो NS2 के जो इलेक्ट्रॉन है, वो असल में उनका जो त्यागा जाना है वो असल में इतने प्रभावी नहीं हो पाते। रीजन ओके, नाभिक के इतने आकर्षण बल में रह जाते हैं कि इनका त्याग कर पाना आसान नहीं हो पाता, जिस कारण से ये अक्रिय रह जाता है। तो ये जो युग्म है NS2 का, ये कोई काम नहीं करता है। ठीक है, रीजन जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हो तो कि नाभिक के आकर्षण बल के प्रभाव के कारण ये इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं त्यागा जाता। ठीक है, और अगर ऐसा होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म। तो जो बोलते हैं कि अक्रिय युग्म प्रभाव, तो युग्म किसका होगा, किसका जोड़ा बनने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये जो पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का, ये त्यागा ही नहीं जाता है, इसलिए ऊपर की तरफ +3 और नीचे की तरफ +1 ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी कही जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ऊपर की तरफ तो क्या है मेरे पास +3 स्थायी है और नीचे की तरफ आपके पास +1 स्थायी होती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ये बोरॉन परिवार की बात है। सेम कार्बन और नाइट्रोजन परिवार के लिए भी हम कहते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए मैं कार्बन परिवार की बात करूँ, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। कार्बन परिवार में क्या आ जाएगा आपके पास, 14th की अगर बात करेंगे तो कार्बन कहे सीता जी और क्या था, सुने प्रभु। और अगर 15th की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिस्मित, यानी कि बिके। तो ऊपर की तरफ अगर देखा जाए तो जहां पे कार्बन +4 प्रदर्शित करना चाहेगा 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए, नीचे की तरफ जो लेड होता है, जो पीबी है, वो अगर बात करेंगे तो वो +4 नहीं, 2 कम करके। ठीक है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो आपके पास ये आएगा, पर 2 इलेक्ट्रॉन NS वाले वो त्यागे ही नहीं जाने वाले, तो यहाँ पर ये +2 को प्रदर्शन करवाता है। और ऐसे ही नाइट्रोजन अगर यहाँ पे ऊपर +5 तक अगर ऑक्सीकरण शो कर सकता है, तो बिस्मिथ जो होगा वो +3 करना ज्यादा प्रेफर करेगा, वो इसको प्रायोरिटी देगा और ये इसको प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो जैसे कि इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग जानते ही हैं कि NS2 NP2 और यहाँ पे NS2 NP3। तो NS2 वाला जो पार्ट है, जो S कक्षक जो है, वो नीचे इतने ज्यादा प्रभावी नहीं रह पाते, क्योंकि नाभिक इतना आकर्षण बल लगा रहा है कि उन इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता नहीं रह पाती है, तो वह अक्रिय युग्म हमारे लिए बन जाते हैं। क्लियर है, या मुझे बता दीजिए, ये भी एक हमारा एक अच्छा कॉन्सेप्ट आता है। तो जैसे कि जो पॉइंट्स आप यहाँ पर देख पा रहे हो, उसका रीजन यही हमारे पास आता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। हालांकि देखो वर्ग संख्या 16 की बात करेंगे तो वो भी ऐसा शो कर सकते हैं, पर वो इतना नहीं करते हैं। ठीक है, पर मुख्य तौर पर तो हम वर्ग संख्या 13, 14 और 15 के लिए आप इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हो, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट और कौन सा जुड़ा हुआ दिख गया, अक्रिय युग्म प्रभाव का। ओके, आराम से देखिए, मुझे बताओ।
हाँ प्लीज़, ओके यहाँ आपका डाउट है, आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, ताकि देखो इसमें ये है कि क्योंकि पी ब्लॉक के अंदर देखो नॉलेज बहुत सारी, थ्योरी बहुत सारी आती है, ठीक है। लॉजिक भी बहुत सारा आएगा, काफ़ी सारे लॉजिक आपके ऐड ऑन होते चलेंगे जो भी अभी तक आपने सीखा है, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर हम संरचनाएं बनाएंगे, अभी इसके बाद बोरॉन के जो इंपॉर्टेंट यौगिक हैं उनकी संरचनाएं हमें बनानी है। इसी प्रकार से कार्बन की बात करेंगे या सिलिकन की बात करेंगे, जैसे सिलिका, जैसे आपका क्वेश्चन था उसकी संरचना हमें देखनी है, तो वह काफ़ी सारा कुछ आता है। ओके ओके प्रशांत कह रहे सर अभी अभी नीट का क्लास क्यों चलने लगा है? हाँ सॉरी प्रशांत, मैं आपका डाउट समझ नहीं पाया, ठीक है। आप तो फिलहाल अभी मेरी क्लास पर फोकस करो, ठीक है। अभी तो मेरी क्लास का टाइम है और कोई क्लास आपको नहीं देखना है, ठीक है। रिया बोले कि वर्ग में टी से बी यानी टॉप टू बॉटम जाने पर आकार बढ़ जाता है, तो नाभिक से दूरी भी बढ़ रही होगी। हाँ बिल्कुल सही बताया कि अगर आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे तो नो डाउट नाभिक का और बाहरी कोश के बीच की दूरी बढ़नी बढ़नी, क्योंकि कोश की संख्या बढ़ती है, तो वो तो एक कॉन्सेप्ट रहता ही हमारे पास, है ना। वो तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है ही, ठीक है। आगे चलिए, अब देखो समझो, अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट और भी आता है छोटा सा, चाहो तो ऐड कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो होने को अगर देखा जाए तो बोरॉन परिवार की अगर हम बात करने वाले हैं तो सामान्य तौर पर वैसे सभी के सभी ठोस रहते हैं, सिर्फ एक गैलियम को छोड़ के, ठीक है। चाहो तो नोट कर सकते हो, वैसे एक छोटा सा नोट है, मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि देखो अगर हम बात करेंगे गैलियम की बात करते हैं, Ga की बात करते हैं, तो देखो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि इसके पास जो इसका जो गलनांक होता है वो काफ़ी कम होता है। इसका गलनांक आपका होता है 303 केल्विन टेम्परेचर का, ठीक है। तो 303 केल्विन आप समझ सकते हो काफ़ी कम है हमारे पास, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारे पास 303? कोई मुझे बता सकता है कमेंट करके कि ये कितना टेम्परेचर है इन डिग्री सेल्सियस? जल्दी से बताना, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि अगर हम बात करेंगे ये, तो ये सामान्यतः गर्मियों में द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। कोई बता सकता है डिग्री सेल्सियस में ये कितना रहने वाला हमारे लिए फटाफट से? हाँ 273 माइनस किया होगा, बिल्कुल सही। और सामान्य तौर पर हम जानते हैं जब गर्मियों की बात करें तो टेम्परेचर इंडिया का 40 से ऊपर भी पहुंच जाता है, तो भाई ये आराम से आपको ये क्या देखने को मिलेगा, द्रव अवस्था में ये पाया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमारी थोड़ी सी बोरॉन परिवार की बात रही, तो ठीक है। अच्छा देखो समझो अब थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे यौगिकों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं, ठीक है। अच्छा देखो समझो, पहले तो मैं एक छोटी सी चीज़ आपके लिए क्लियर करना चाहता हूँ। अगर हम बात करेंगे बोरॉन के लिए, क्योंकि ज़्यादातर हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं बोरॉन के यौगिक, ठीक है। तो बोरॉन की अगर हम बात करें तो देखो जो बोरॉन होता है आपको पता है ये सामान्य तौर पे हमारे पास 3 बंध बनाता है ना। अगर देखा जाए तो 1s2, 2s2 और 2p1 रहता है ना। अगर मैं संयोजकता कोश के अकॉर्डिंग चलूँ तो 2s में मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम बात करें हमारे पास मूल अवस्था के अंदर सामान्य तौर पे ऐसा आपको देखने को मिलेगा, परंतु और अगर मान लो उत्तेजित करूं बंध बनाने के लिए, अगर ये 3 बंध बनाता है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है। इन द लास्ट अगर देखा जाए तो बोरॉन कहीं ना कहीं इन 3 इलेक्ट्रॉनों का योग करके क्या बना सकता है, ये बेसिकली आपका 3 बंध का निर्माण कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो एक चौथा बंध भी अगर ये चाहे तो बना सकता है। क्यों? मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था उपसह संयोजक बंध के बारे में। उसमें क्या रहता है कि आपके पास एक परमाणु होना चाहिए जिसके पास खाली कक्षक हो, और एक दूसरा अणु होना चाहिए, कोई अणु आयन कुछ भी होना चाहिए जो लॉन पेयर देने के लिए खाली बैठा हो। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके पास यहाँ पे क्या होता है, रिक्त कक्षक होता है, रिक्त पी कक्षक। और ये जो रिक्त पी कक्षक होता है ये बेसिकली चाहे तो इसमें लॉन पेयर ग्रहण कर सकता है, क्योंकि भाई एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ग्रहण अगर ये कर लेगा तो इस रिक्त पी कक्षक के द्वारा
ये क्या बना सकता है, उपसह संयोजक बंध। उपसह संयोजक बंध का निर्माण ये कर सकता है अगर ये चाहे तो। ठीक है, कैसे करेगा थोड़ा समझते हैं। ठीक है, हालांकि सामान्य तौर पे अगर देखा जाए तो बोरॉन जिस रूप में मिलता है, ठीक है, वो बोरॉन आपको किस रूप में मिलता है, सामान्य तौर पे बोरॉन जो रहता है उसके यौगिक BX3 के रूप में रहते हैं। ठीक है, मतलब कि X मतलब कोई भी एक आपके पास एकल बंध बनाने वाला परमाणु। ठीक है, एकल बंध बनाने वाला। ठीक है, जैसे कि हैलोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, उस तौर पे ही रहता है। अब जैसे कि देखो एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ है, ये आपको जरूर थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा काम आएगा आपके लिए। जैसे कि देखिए अगर हम बात करें तो देखो क्या होता है हमारे पास कि अगर हम बोरॉन के परिवार की बात करेंगे तो इन तत्वों की त्रिसंयोजी अवस्था में अणुओं में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। अगर देखा जाए, जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको लेके चलता हूँ, जैसे अगर हम BH3 की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या रहता है, बोरॉन, और यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। ओवरऑल क्योंकि ये 3 बंध बनाएगा तो हर एक बंध में आपके पास 1 2 3 4 और 5 6 इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखिए कि यहाँ पर ये कहीं ना कहीं 6 इलेक्ट्रॉन से घिरे हुए रहते हैं। जैसे कि हम BF3 का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। ठीक है, और ऐसे इलेक्ट्रॉन न्यून अणु स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके लुईस अम्ल के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि आपको याद होगा, जैसे अगर हम BH3 की बात करेंगे या फिर अगर हम बात करेंगे BF3 के लिए, कोई भी ले सकते हो, तो बोरॉन का अष्टक पूरा होता नहीं है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, अष्टक न्यून यौगिक। क्या बोलते हैं आप इसे, अष्टक न्यून। पर आपको पता है अब भाई 6 इलेक्ट्रॉन है इनके पास, तो अगर एक लोन पेयर ग्रहण कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इनका अष्टक पूरा हो सकता है। तो ऐसे में हम जानते हैं कि कोई भी अणु, परमाणु, आयन, कोई भी जो लोन पेयर ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है वो सामान्य तौर पर लुईस अम्ल भी कहा जाता है ना। तो यानी कि ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, लोन पेयर ग्रहण करेगा तो ऐसे में क्या करेंगे, हम लुईस अम्ल के नाम से भी इसे हम जानते हैं, मतलब वो लुईस अम्ल होते हैं। ठीक है, तो लुईस के अनुसार भी अम्लक्षार अवधारणा हमारे पास रहती है। अगर आपको पता हो कि कोई भी अणु या आयन जो लॉन पेयर देने की प्रवृत्ति रखता है वो सामान्य तौर पर लुईस क्षार कहा जाता है, और जो लॉन पेयर ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है वो लुईस अम्ल कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी एक बात रहती है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये लुईस अम्ल के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी बताया क्या है, जैसे समूह में ऊपर से नीचे और जाने पर आकार में वृद्धि होने के कारण लुईस अम्ल के समान व्यवहार करने की प्रवृत्ति कम होती है। और ये बात देखो हमने पहले भी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हो तो क्षारीय गुण बढ़ता है और आपका अम्लीय गुण कम हो जाता है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, जैसे कि अगर याद है तो ये हमने कहा पढ़ा था तत्वों के वर्गीकरण चैप्टर में, इसमें हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि अगर आप वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हो तो धात्विक गुण बढ़ता है, क्षारीय गुण बढ़ता है, लेकिन जो अधात्विक गुण है या जो अम्लीय गुण होता है वो असल में कम हो जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि बोरॉन ट्राइक्लोराइड, जैसे कि हम बात करें BCl3 की अगर हम बात करेंगे तो जब ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो अमोनिया के पास नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर होता है और बोरॉन के पास मैंने आपको दिखाया था कि रिक्त कक्षक रह जाता है। 3 बंद ये बना लेगा पर एक कक्षक तो खाली है जिसमें ये लॉन पेयर ग्रहण करेगा। तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ पे यही लिखा है कि एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी लॉन पेयर ग्रहण करके BCl3.NH3 बनाता है और एक उपसह संयोजक यौगिक आपका बन जाता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन अपने लॉन पेयर को बोरॉन के रिक्त कक्षक में दान करता है और इस प्रकार से यहाँ पर आपके पास उपसह संयोजक बंध का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो ये भी छोटे छोटे एग्जांपल्स रहते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि D ब्लॉक का तत्व भी आपके पास उपसह संयोजक बंध बनाए, नहीं, P ब्लॉक के भी बना सकते हैं एज लॉन्ग एज खाली कक्षक आपके पास होने चाहिए और सामने वाला एक अणु होना चाहिए जो लॉन पेयर देने की प्रवृत्ति रख सके। तो जैसे कि हम जानते हैं, तो देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आता है, तो समझो। तो अगर इस कंडीशन में मेरे तो BCl3 है, इसने लॉन पेयर ग्रहण करने का काम किया तो BCl3 मेरे लिए क्या हो जाएगा, लुईस अम्ल हो जाएगा। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो NH3 लॉन पेयर दे भी रहा है तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, लुईस क्षार। तो ये मेरे लिए यहाँ पर लुईस क्षार का कार्य भी करने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर अब जो बंध बना है इस प्रकार से
ये है आपका उपसह संयोजक बंध। ठीक है, तो जो हमने कल के लास्ट लेक्चर में सीखा था उसका यूज यहाँ इस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो जो भी आपने सीखा है सब कुछ धीरे धीरे करके मैं यूज में लेने वाला हूँ और आपका पी ब्लॉक पूरी उसी नॉलेज पे चलेगा। काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें आप सीखोगे नया, पर काफ़ी हद तक जो आपने पुराना सीखा है वो अब रिवाइज होगा। तो आप दिमाग पूरा यूज़ करना, दिमाग दौड़ा के चलना। ठीक है, ताकि आप समझ पाओ आराम से। ठीक है, मुझे प्लीज़ थम्स अप दिखाते हुए चलना अगर समझ में आ रहा हो तो। ठीक है, और हाँ चीज़ें प्लीज़ याद रखना, इसलिए मैं कहता हूँ मल्टीपल टाइम रिवीजन के लिए। चलिए ओके सर, इस क्लास के बाद आपका दूसरा क्लास है? नहीं, इस क्लास के बाद मेरा कोई दूसरा क्लास नहीं है। ठीक है, ये अभी लास्ट क्लास है हमारी रैंक प्लस पर। अगर देखें तो सबसे लास्ट क्लास मेरी आप ही के साथ होती है, जो कि हम आराम से तसल्ली से पढ़ते हैं। ठीक है, आराम से देख लो, कुछ एनसीईआरटी के पैराग्राफ हम जरूर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके हाँ अभी ठीक है दादा। ठीक है, असल में मेरा थोड़ा इशू था यहाँ पे, तो अभी वो सॉल्व हो गया है। अभी दादा सही है, ईजिली वर्क। ठीक है, चलो नाइस। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, ये ज़रूरी नहीं कि केवल हम ऐसा बोरॉन के लिए बोलेंगे, नहीं, एल्यूमिनियम भी ये चीज़ कर सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें, ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है और यहाँ पर आप कुछ खास चीज़ भी सीखते हो। देखो जैसे कि अगर हम बात करें, एक संरचना आपके पास आती है AlCl3 की। देखो AlCl3 की अगर बात करेंगे तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है ना, तो ये भी सेम बोरॉन परिवार का रहता है। यहाँ पर भी अगर देखोगे तो एल्यूमिनियम के पास एक रिक्त कक्षक रहता है। ठीक है, और 3 के साथ वो बंध बनाता है। अब होता ये है कि एल्यूमिनियम जो होता है AlCl3, वो अचानक एक दूसरे AlCl3 के साथ जुड़ गए Al2Cl6, इस प्रकार से संरचना वो बना सकता है। ठीक है, जो एक प्रकार का क्या होता है आपका द्विलक आपका बनता है। अब देखो ना, द्विलक का मतलब क्या होता है, मतलब लक का मतलब होता है इकाई। ओके, द्वि का मतलब होता है दो, यानी दो इकाइयों से मिलकर बना। ठीक है, लक का मतलब क्या होता है, लक का मतलब यहाँ पर है आपके पास इकाई, यहाँ किस्मत मत समझना, ठीक है, इकाई समझना। ठीक है, और द्वि का मतलब आपके पास होता है दो, तो दो इकाई से मिलकर बना हुआ द्विलक कहलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार से इसकी संरचना बनती है। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होता है, ये तो आपका एक AlCl3 आ गया यहाँ पे इस एक जगह पर, और यहाँ पर आपके पास दूसरा AlCl3 आ गया। अब पता है यहाँ पर बंद कैसे बना होगा, उपसहसंयोजक बंध बना है। कैसे, क्लोरीन के पास लॉन पेयर है, उसने एल्यूमिनियम के रिक्त कक्षक में लॉन पेयर दान कर दिया, और यहाँ पर इस क्लोरीन ने इस एल्यूमिनियम के रिक्त कक्षक में लॉन पेयर दान कर दिया। ऐसा करोगे तो दोनों साइड से उपसहसंयोजक बंध आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर पूरी इकाई में अगर आप ध्यान से देखो तो हमें क्या देखने को मिलेगा, आपको ये देखने को मिलेगा कि क्लोरीन ने अपना एक लॉन पेयर इस एल्यूमिनियम को दे दिया, और इस क्लोरीन ने अपना एक लॉन पेयर इस एल्यूमिनियम को दे दिया। तो दो उपसहसंयोजक बंध एक साथ बन जाते हैं, जिस कारण से आपके पास ये संरचना देखने को मिल जाती है। ओके, शिव बोलेंगे सर ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा बंध प्रबल होता है कि कौन सा बंध दुर्बल होता है? इस सवाल का जवाब आपको बहुत जल्दी मिलेगा। हालांकि देखो सिग्मा और पाई बंध के बारे में हम लोग जानते हैं कि सिग्मा बंध प्रबल होता है, पाई बंध दुर्बल होता है। बात करेंगे उपसहसंयोजक बंध की, तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब हम बात करने वाले हैं उपसहसंयोजक यौगिक के अंदर। ठीक है, हालांकि ध्यान दो ये वाला बंध ज़्यादा दिशात्मक रहता है, अगर देखा जाए तो इसकी प्रबलता ज़्यादा रह जाती है रिलेटिवली। तो ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, चलिए ओके, और इसके अलावा तो यहाँ पर वैसे बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं है, और तो कुछ यहाँ पे अपने पास ऐसे ही बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ ठीक है, अच्छा बस एक बात ध्यान रख लेना थोड़ा सा, कि देखो यहाँ पर इस स्थिति में अगर देखा जाएगा तो एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ
कि भाई आपके पास एल्यूमिनियम का संकरण क्या रहेगा। तो AlCl3 में आप क्या बोलते कि एल्यूमिनियम का संकरण आप sp2 बोलते, लेकिन जब आप इस प्रकार से यौगिक बना लेती हो तो उपसहसक बंध भी एक प्रकार से लॉन पेयर का टास्क कर रहा है यहाँ पे। तो इन टोटल हमारे पास ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, इसको भी सिग्मा ही बोलते हो। तो यहाँ पर जो संकरण आता है वो आपका sp3 हो जाता है। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखनी है अपने को। ओके, ये चतुष्फल के रूप से जुड़ा रहने वाला है। ठीक है, इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर इसकी रिएक्शन की बात करें तो एक रिएक्शन इसकी आ जाती है कि अगर इसकी रिएक्शन मैं जल से करवाऊंगा तो जल के द्वारा ये बहुत ईजिली टूट जाता है, और ये टूट के क्या बनाता है, एक उपसहसंयोजक यौगिक बनाता है। कैसे कि देखो, असल में होता ये है कि अगर आप लेते हो Al2Cl6 और इसका जल अपघटन करवाते हो, जल से रिएक्शन करवाते हो, तो क्या बनाता है, तो ये उपसहसंयोजक यौगिक बनाएगा। कैसे, ये बनाएगा एल्यूमिनियम H2O का होल 6 और +3। इस प्रकार से असल में ये एक संकुल यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, और यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि एल्यूमिनियम एक साथ 6 H2O से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ये उपसहसंयोजक बंध ही बना रहा है। लेकिन ये क्यों बना पा रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास रिक्त डी कक्षक है। ओके, और रिक्त डी कक्षक के कारण यहाँ पर ये 6 उपसहसंयोजक बंध एक साथ बना पा रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या आपके पास 6 उपसहसंयोजक बंध, यानी ओवरऑल आप ऐसे भी कह सकते हो कि 6 बंधे बना रहा है एक बार में, या 6 H2O को एक साथ ही जोड़ पा रहा है। क्यों जोड़ पा रहा है, क्योंकि इसमें रिक्त डी कक्षक होते हैं, इस रीजन से। ठीक है, तो ये चीज़ हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और इस कंडीशन में बाय द वे, अच्छा कोई मुझे बता सकता है, किसी को अगर आइडिया हो, जिसने थोड़ा पढ़ रखा है, कि इस संकुल यौगिक के अंदर एल्यूमिनियम के पास संकरण क्या रहेगा, किसी को आइडिया है? हालांकि अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम आगे कर लेंगे। ठीक है, लेकिन किसी को आइडिया है कि यहाँ पर एल्यूमिनियम पे क्या रहेगा संकरण? अगर कश्यप बोले कि सर एन सिंगल बॉन्ड एन का बंध दुर्बल रहेगा कि प्रबल, देखो ये अभी आप ऐसे नहीं बताओगे। ठीक है, इसको बताने का तरीका रहने वाला है, देखो इसका मैं एक आइडिया देता हूँ कि बंध अगर प्रबल रहेगा दुर्बल रहेगा, एक तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि बंध क्रम क्या है। अगर दो परमाणुओं के बीच में बंध क्रम ज़्यादा बन रहा है, मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड है, एक तरफ डबल बॉन्ड है, एक तरफ सिंगल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड ऑब्वियसली बात है ज़्यादा प्रबल रहता है बजाय डबल बॉन्ड के और बजाय सिंगल बॉन्ड के, है ना, एक चीज़। दूसरी बात ये भी आता है कि जो परमाणु जितने पास पास रहते हैं ना, वो बंध उतना प्रबल बन पाता है। ठीक है, तो आप इससे भी एक आइडिया ले सकते हो, वरना अगर आप मुझे कोई प्रॉपर क्वेश्चन बताओगे तो शायद मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। और किसी को नहीं आइडिया कि यहाँ पर इसका संकरण क्या रहेगा, किसी को भी नहीं पता है? चलिए कोई बात नहीं है, तो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, फिर इसको हम उपसहसंयोजक यौगिक वाले पार्ट में इसी को सेम डिस्कस करने वाले हैं एज एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए चलो मैं वैसे लिख देता हूँ। फिलहाल के लिए यहाँ पर जो एल्यूमिनियम के संकरण है वो आपके पास यहाँ पे जो रहने वाला है वो है आपका Hp3D2। अब ये कैसे आएगा वो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। ठीक है, चलिए ओके, अब हम बात करते हैं, देखो थोड़ा सा एक नॉलेज आपको बता देता हूँ कि देखो अगर हम बात करें ओवरऑल, अगर बोरॉन की बात करेंगे या इनके यौगिकों की अगर बात करें, तो बस मैं एक रिएक्शन आपको बताऊंगा कि देखो एक बार ध्यान रखना कि बोरॉन एंड जो एल्यूमिनियम होता है, देखो ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन दोनों के साथ ये आराम से रिएक्शन कर लेते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और ऐसा अगर होता है तो आपके पास ये B2O3 बना सकता है एंड एल्यूमिनियम आपका Al2O3 बनाता है। और अगर नाइट्रोजन की बात करेंगे तो ये Bn बनाता है या फिर आपका एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपके यौगिक बन जाते हैं आराम से। ठीक है, बस ये चीज़ थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। ओके, ये आराम से रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बोरॉन का जो ऑक्साइड है वो आपका अम्लीय प्रकृति का होता है।
ठीक है। एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है और जो गैलियम का ऑक्साइड है ये बेसिकली आपका उभयधर्मी होता है, ठीक है, ये आपके उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। और इंडियम और थैलियम के ऑक्साइड जो होते हैं वो आपके बेसिकली क्षारीय प्रकृति के हमारे पास रह जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि देखो ऑक्साइड्स की प्रकृति मायने रखती है, आपके एग्जाम्स में ये चीज़ पूछी जाती है, ठीक है, कि भाई कौन से ऑक्साइड्स कैसे होते हैं। ये सेम टाइप हमने कहाँ देखा था, अगर आपको याद है जब हम बात कर रहे थे आपके पास तत्वों के वर्गीकरण चैप्टर के अंदर, तभी हमने ऑक्साइड्स की प्रकृति थोड़ी समझी थी। अब थोड़े थोड़े उसी के अंदर एडिशन करना है। जैसे हम जानते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो अम्लीय प्रकृति कम हो रही है, क्षारीय प्रकृति बढ़ रही है। तो इसका सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल ऑक्साइड्स आपके लिए रह जाते हैं, ठीक है। ओके ओके DSA 12 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलो ठीक है ये भी देख लेते हैं। हाँ sp3d2 बिल्कुल सही बताया, दुर्बल लिगेंड है। हाँ चलो ये भी अच्छी बात है, नाइस, आपको पता है आंसर, काफ़ी बच्चों को पता है, नाइस। नहीं sp2 नहीं होगा प्रशांत, sp2 नहीं होगा, sp3d2 होगा, ठीक है। हालांकि तो डिटेल में हम समझेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके जब आगे बढ़ेंगे तो उपसर्ग यौगिक के अंदर हम इसी प्रकार के संकरणों को या इनकी संरचना को निकालना ही सीखते हैं, ठीक है। चलो अब बोरॉन के थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट जो यौगिक है उन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहला जो हमें सीखना है वो है आपका बोरेक्स। बोरेक्स क्या होता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, केवल ज़्यादा रिएक्शन नहीं देखनी पर इसका जो मेन संरचना है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर बात करें बोरेक्स क्या होता है, देखो बोरेक्स बोरॉन का बेसिकली महत्वपूर्ण यौगिक है या श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। इसका फॉर्मूला देख लो बस, फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O होता है, ठीक है। लेकिन असल में दिखता कैसे है, अगर देखा है तो इसमें क्या होता है, चतुष्केंद्रीय इकाइयाँ होती हैं B4O5 OH का होल फॉर -2, इस रूप में असल में ये पाया जाता है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है फिर वो आता है Na2B4O5 OH का 4.8H2, इस प्रकार से बनता है, ठीक है। अब देखो ये होता कैसे है, इसकी संरचना मैं आपको पहले बना के दिखा देता हूँ तो आपको ये क्लियर होगा। जैसे कि हमने क्या बोला था, B4O5 OH का होल 4 और -2, और जो Na है Na2 आपका बाहर रहता है और डॉट आपका 8H2 आपके क्रिस्टल जल के रूप में जुड़ा हुआ रहता है। ध्यान दो, जो डॉट के रूप में जो जल होता है ना उसको बेसिकली आप क्या बोलते हो, क्रिस्टल जल कहते हो। इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जल। इसको जो है आप क्रिस्टल जल के नाम से जानते हो। अब पॉइंट है इसकी संरचना कैसे होती है, तो देखो समझो, बोरॉन और ऑक्सीजन है, पहले काम करना बोरॉन और ऑक्सीजन को अल्टरनेट वे में जोड़ते हुए चलो। कैसे कि एक बोरॉन आ गया फिर एक ऑक्सीजन आ गया, फिर बोरॉन फिर ऑक्सीजन, फिर बोरॉन फिर ऑक्सीजन, उसके बाद फिर से बोरॉन फिर ऑक्सीजन, इस प्रकार से, ठीक है। कितने हो गए, देखो 4 बोरॉन और 4 ऑक्सीजन मेरे यूज में आ गए। अब इन 2 बोरॉन को, किसी भी 2 बोरॉन को आप इस प्रकार से ऑक्सीजन से जोड़ दो, ठीक है। फिर क्या करोगे, फिर आप ये करना 4 OH है ना, चारों OH को एक एक बोरॉन से जोड़ दीजिए। क्या मिलेगा, OH 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 और OH, और इस पूरे पर क्या आ जाएगा, इस पूरे पर मेरे पास आ जाएगा -2 का आवेश, ठीक है। तो ये तो आपका संकुल हो गया, ठीक है। और फिर 2 Na+2 आयन होंगे तो Na2 तो आपका अलग से यहाँ आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक तरफ जुड़ा हुआ आता है 8H2। इस प्रकार से संरचना होती है असल बोरेक्स की। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जस्ट इन केस पूछ लें कि ये बोरेक्स के अंदर अगर देखा जाएगा तो आपके पास क्रिस्टल जल कितने होते हैं, तो क्रिस्टल जल के अणुओं की संख्या आपके पास 8 होती है, ठीक है। भले ही आप फॉर्मूले में बचा ही देखते हो, फॉर्मूला हमारे पास क्या था, फॉर्मूला था Na2B4O7.10H2O, ऐसा लिखा जाता है नो डाउट, लेकिन इसमें 10 क्रिस्टल जल नहीं होते, आपके पास 8 होते हैं, ठीक है। वरना इसका प्रदर्शन ऐसे भी लिख सकते हो जैसे कि मैंने बताया Na2B4O7.10H2O। कहने को इसका फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जाता है कई बार, ठीक है, पर टेक्निकली में ये दिखता कुछ ऐसे है और ये इसकी सही संरचना रहती है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहता है। मेन तो इसकी कुछ रिएक्शंस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिससे कुछ नई नाम आपको देखने को मिलते हैं। कौन सी, पहली बात तो ध्यान रखना है इसका जो विलयन होता है वो क्षारीय विलयन होता है, ठीक है। कैसे, जैसे इसको अगर आप जल से रिएक्शन करवाते हो NaOH बनता है और साथ में बनता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक जिसका नाम है ऑर्थोबोरिक अम्ल।
H3BO3, ये आपको देखने को मिलेगा, ये थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट नाम है, इसके हम और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या लिखा है, इसके अलावा यहाँ पे ये लिखा है कि गर्म किए जाने पर बोरेक्स पहले जल के अणु का निष्कासन करता है और फूल जाता है। यानी क्या होगा, देखो जैसे Na254O7.10H2 है, इसको गर्म करोगे तो पहले क्या निकालेगा, जल के अणु का निष्कासन करेगा, और जैसे जल के अणु वाष्प के रूप में निकलता है तो ऑब्वियसली बात है कि जो गैस बनेगी वो कहीं ना कहीं बोरेक्स के टुकड़े को फुला देती है उस दौरान में, ठीक है। फिर क्या होता है, जब से और गर्म करते हो, पुनः गर्म किए जाने पर यह एक पारदर्शी द्रव में परिवर्तित हो जाता है, जो कांच के समान एक ठोस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। उससे आप बोरेक्स मनका कहते हो। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, जैसे बोरेक्स स्पीड कहते हैं, मतलब बोरेक्स मनका यानी कि बोरेक्स स्पीड वो होता है आपका NaBO2। ये बेसिकली आपका जो सोडियम मेटाबोरेट है, इसको बेसिकली आप बोरेक्स मनका के नाम से जानते हो, ठीक है। और B2O3 जो बोरॉन का ऑक्साइड है वो आपका अलग हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपके लिए काम किए आते हैं, ठीक है। नंबर एक चीज़ तो क्या होता है हमारे पास, जैसे इसका फॉर्मूला, अगर बोरेक्स की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो जो है Na2B4O7.10H2O, एक तो ये काम की चीज़ है आपके लिए। इसके अलावा ये किस रूप में रहता है, Na2B4O5 OH का 4 और .8H2O, इस रूप में ये देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, एक आपके पास जो फॉर्मूला आता है H3BO3, ये नाम थोड़ा ध्यान रखना, ये शायद हमने लास्ट कल के लेक्चर में हमने इसको सुना था, अगर आपको याद हो, ऑर्थोबोरिक अम्ल जिसका मैंने नाम बताया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये नाम कई बार यूज में आ जाता है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा से यहाँ पर नहीं, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो भी इसका नाम फिर से रिपीट होने वाला है, इसे थोड़ा ध्यान से रखना है इसे। और एक आपके पास आता है बोरेक्स मनका, बोरेक्स मनका, ये क्या होता है आपका सोडियम मेटाबोरेट यानी कि NaBO2। वैसे क्या बोलते हैं इसको, सोडियम मेटाबोरेट, ओके। तो ये कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें रह जाती हैं, ठीक है। ध्यान देना, थोड़ा सा फोकस करोगे रिएक्शन पे तो रिएक्शन भी आराम से याद हो जाएंगे, इतना मुश्किल नहीं है, बस ध्यान रखना। वैसे एक बहुत ही कॉमन चीज़ बताता हूँ कि अगर आप कभी भी किसी ऐसे पदार्थ को गर्म करते हो जिसमें क्रिस्टल जल होता है, जैसे कि .H2O होता है, तो जब भी गर्म किया जाता है ना, सबसे पहला टास्क तो यही है कि आपको जल का अणु हटाना है, क्योंकि क्रिस्टल जल जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा सिर्फ जुड़ा हुआ रहता है अलग से। मतलब ऐसे मान लो कि आपके पास एक टुकड़ा है और टुकड़े को आपने पूरे क्रिस्टल वाटर से या उसको पानी में डुबो दिया और पानी उसके ऊपर जम गया, तो ऑब्वियसली बात है अगर गर्म करोगे तो सबसे पहले क्या निकलेगा, सबसे पहले वो पानी ही निकलता है और फिर अंदर का पदार्थ गर्म होना स्टार्ट करता है। तो वही सेम चीज़, तो जब इसको गर्म किया जाता है तो पहले जल ही निकलेगा, डॉट वाला जो जल है, और फिर ये अणु टूटता है और सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड या कि B2O3 आपका बनाता है, ठीक है। ओके, नाइस। तो किसी का कोई डाउट है तो अभी थोड़ा सा बता सकते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद हम बात करने वाले हैं फिर हमारा जो अगला, जो हमारे यौगिक है जो अभी हमने जस्ट बनाया है, कौन सा, ऑर्थोबोरिक अम्ल H3BO3 के बारे में फिर हम बात करेंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसकी थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। और फिर हमारे पास एक फॉर्मूला और आएगा डाइबोरेन का, ठीक है। डाइबोरेन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, B2H6 जिसको हम बोलते हैं। और फिर हम कहीं ना कहीं कार्बन परिवार पे आ जाएंगे, ठीक है। और देखो धीरे धीरे करके हम यही चीज़ करने वाले हैं, हम एक एक करके हर एक परिवार के जो भी इंपॉर्टेंट यौगिक हैं उस पर थोड़ा फोकस करेंगे, कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे, ऐसे गुणधर्मों को समझेंगे जो कहीं ना कहीं दिखने में अपवाद जैसे लगते हैं पर उनमें लॉजिक रहता है और वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो समझते हुए चलना है बस आपको, ये नहीं कि आप इसको याद करने बैठो, एकदम बेसिक चीज़ें हैं हमारे लिए सारी। चलो ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं हमारे पास जो अगला जो हमारा यौगिक आता है जिसका नाम है आपका ऑर्थोबोरिक अम्ल। अब कैसे बनाते हैं, इसको बनाने का तरीका मायने नहीं रखता है, मेन इसका फॉर्मूला और इसकी संरचना होती है, ठीक है। तो देखो इसे H3BO3 आप कहते हो, ठीक है। इसके अलावा देखो इसको एक रूप में और भी लिखा जाता है, इसको आप कई बार BOH के होल थ्राइस, ये भी आपको दिख जाए, समझ जाए सेम ही चीज़ है। अगर 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन और 1 बोरॉन, 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन 1 बोरॉन, तो एक ही चीज़ होती है, ठीक है। मेन बात करते हैं इसकी संरचना की, तो कल मैंने आपको इसकी संरचना बताई थी कि बोरॉन
इस प्रकार से ये 3 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ रहता है, और क्योंकि लोन पेयर है तो चतुष्फलक के रूप से आप इसे जोड़ोगे, मुड़ी हुई संरचना में जोड़ोगे। इस प्रकार से यहाँ पर अगर देखोगे तो बोरॉन का संकरण मेरे पास sp3 होता है, और ऑक्सीजन का संकरण कल आपने निकाला ही था, सॉरी sp2 इसका रहता है, और इसका sp3 हमारे लिए रह जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि अगर हम पूछें कि जैसे हम बोलते हैं ऑर्थोबोरिक अम्ल, तो नाम से पता चलता है कि हमारे लिए ये एक अम्ल दिया हुआ है, लेकिन पॉइंट है कि ये अम्ल किस प्रकार का होगा। ये H+ आयन दान करके हमारे लिए अम्ल होता है, या फिर ये कुछ ही और तरीके से हमारे अम्ल का व्यवहार प्रदर्शित करता है। ये एक सवाल आपके पास एग्जाम में आता है। तो देखो ध्यान रखना, ये एक अम्ल है, लेकिन ये H+ आयन दान करके अम्ल नहीं बनता। ये अम्ल इसलिए कहलाया जाता है क्योंकि बोरॉन के पास रिक्त कक्षक होता है और ये लोन पेयर ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेगा, इसलिए ये एक लुईस अम्ल होता है। ध्यान रखना, ये क्या होता है आपके लिए एक प्रकार का, वो भी कौन सा, एक क्षारकीय लुईस अम्ल। देखो इसका मतलब कि देखो क्षारकता क्या होती है, क्षारकता मैंने आपको बताया था कि कोई भी अम्ल जितने H+ आयन दान करता है वो उसकी क्षारकता कही जाती है, और लुईस के अकॉर्डिंग बात करें तो कोई अम्ल जितनी संख्या में लोन पेयर ग्रहण करेगा वो उसकी क्षारकता है। यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो इसके पास एक ही रिक्त पी कक्षक होता है बोरॉन के पास, तो अगर ये एक लोन पेयर ग्रहण करने की काबिलियत रखता है तो ये इसकी क्षारकता 1 कही जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली मतलब क्या है कि ये एक क्षारकीय लुईस अम्ल का मतलब क्या हो जाएगा, हम ये कहते हैं कि एक लोन पेयर ग्रहण करने वाला लुईस अम्ल। ठीक है, वो बेसिकली आपका एक क्षारकीय लुईस अम्ल आपका कहा जाएगा। ठीक है, तो पहले चीज तो ये ध्यान रखना, कभी भी ये मत कहना कि भाई इसके पास हाइड्रोजन तो है भैया, तो क्या ये H+ आयन दान करेगा, नहीं, ये H+ आयन दान करके अम्ल नहीं है, ये लोन पेयर ग्रहण करके लुईस अम्ल बनता है। ठीक है, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, ओके शिवांश, क्या चीज़ रिपीट करना है एक बार प्लीज़ मुझे कमेंट कर दो। ठीक है, या मुझे बता दो कि कोई भी ऐसा वर्ड है जो रिपीट करना है तो आप बता सकते हैं, आराम से कमेंट कर दीजिए। मुबारक कहने के साथ प्लीज़ गिव मी योर नंबर। बच्चे आपको मेरा नंबर नहीं मिल सकता है, सॉरी। ओके, पर आप चाहो तो जो नंबर आपको पता है, जो रैंक प्लस का नंबर है 9116-300-300, उस पर आप कॉल करके मेरे से बात कर सकते हो आराम से, कोई इसका इशू नहीं रहेगा। ठीक है, ओके क्या चीज़ रिपीट करना है भाई बता दो मुझे फटाफट से, और अगर क्लियर है शिवांश तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो, और बाकी सभी बच्चे भी। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम थोड़ी सी इसकी रिएक्शंस और देखते हैं, कुछ और बातें समझते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ समझो, इसमें 2 बातें आपको समझनी है। पहली बात तो जैसे कि हमने बताया, अगर आपके पास ऑर्थोबोरिक अम्ल है तो यहाँ पर पूरे चांसेस है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। देखो अवधि बात है, संरचना में देखो, अगर मैं एक अणु ऐसा लेकर के आ जाऊँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑर्थोबोरिक अम्ल की संरचना देखने को मिलेंगी। जैसे कि एक संरचना ये रही हमारे पास, ठीक है, और इसके अलावा और कहाँ संरचना दिख रही है, एक संरचना आपकी ये हो जाएगी इस प्रकार से, ऐसे है ना। तो आप देखोगे तो काफ़ी सारी संरचना देखने को मिलेंगी, पर वही वाली बात है, हाइड्रोजन एक के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा और दूसरे ऑक्सीजन के नज़दीक आएगा, तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को बहुत जगह मिल जाती है ना। जैसे कि देखो यहाँ पर ये आपके लिए हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, यहाँ पर आपके लिए H बॉन्ड है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके एक पूरी 3D संरचना भी बना सकता है। तो H बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, और जहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है कहीं ना कहीं इनके क्वथनांक बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई क्वथनांक बढ़ेगा, क्योंकि क्वथनांक का मतलब क्या होता है कि आपके जो अणु है वो अलग अलग होकर के द्रव से गैस अवस्था में जाना शुरू करते हैं, लेकिन अगर द्रव के अंदर पहले से आकर्षण बल एक्स्ट्रा रहेगा तो वो जल्दी गैस अवस्था में जाएगा नहीं।
जिस कारण से इसका क्वथनांक थोड़ा सा ज़्यादा रह जाता है, ठीक है, एज अ लिक्विड के तौर पे अगर देखा जाए तो, ठीक है, ओके। और देखो समझो यहाँ पर एक चीज़ और आता है, एक थोड़ी सी बात समझना, जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बोरिक अम्ल एक दुर्बल क्षारीय अम्ल होता है। दुर्बल अम्ल है मतलब बहुत प्रबल अम्ल नहीं होता, दुर्बल अम्ल होता है, और यह प्रोटोनीय अम्ल नहीं होता। प्रोटोनीय मतलब कि ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन यानी H+ आयन त्याग करके अम्ल का व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता। प्रोटोनीय अम्ल का मतलब क्या हो जाएगा, वो अम्ल बेसिकली होते हैं जो H+ आयन त्याग करते हैं। H+ आयन त्याग वो बेसिकली ये नहीं करता, ठीक है, ये लॉन पेयर ग्रहण करता है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे क्या लिखा है, पर जैसे कि हमने बोला कि ये हाइड्रोक्सिल आयनों में से एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने के कारण लुईस अम्ल के समान व्यवहार प्रदर्शित करता है। अगर देखो H2O में अगर आप देखोगे तो OH- आयन होता है और उसके पास लॉन पेयर होगा, उस लॉन पेयर को ये ग्रहण करेगा जिससे कि ये बनाता है BOH का होल 4-1, ठीक है, और इस प्रकार से अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है अपना, ठीक है। इसके अलावा देखो एक स्टेटमेंट और भी दिया हुआ है कि 370 केल्विन टेम्परेचर से अधिक ताप पर गर्म किए जाने पर ऑर्थोबोरिक अम्ल मेटाबोरिक अम्ल यानी कि HBO2 बनाता है, और अधिक गर्म करने पर बोरिक का ऑक्साइड बनाता है B2O3। तो इसका थोड़ा विघटन की रिएक्शन दी हुई है कि इसको अगर आप बहुत गर्म करते हो पहले स्टार्टिंग में, तो पहले ये क्या बनाएगा, HBO2 बनाएगा, और गर्म करोगे तो B2O3 बनाता है। इस प्रकार से हम बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो पता है क्यों बना रहा है, क्योंकि देखो फोकस करो, H3BO3 से HBO2 जब बनाया जाता है तो असल में यहाँ पे माइनस का H2O हो गया। जल के अणु का देखो निष्कासन हो रहा होगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन कम कर दो तो HBO2 बनता है, और अब यहाँ पर इधर से आपका जब ये बनेगा तो भी H2O का अणु का निष्कासन पर अलग तरीके से हो रहा है, ये आपका एनाइड्राइड होता है, ठीक है। यहाँ पर पता है क्या किया गया होगा कि आगे की रिएक्शन के लिए आपने लिए होंगे 2 HBO2 और फिर गर्म करोगे तो अगेन माइनस का H2O हो जाएगा और आपको B2O3 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 2 बार ऐसा होता है, जल के अणु का निष्कासन ही हो रहा है हर बार, एक बार एक सिंगल अणु से हो गया, अगली दूसरी बार में आपने 2 अणु लिए और फिर निष्कासन किया। देखो 2 हाइड्रोजन निकाल दो और 1 ऑक्सीजन निकाल दो तो 2 बोरॉन और 3 ऑक्सीजन आपके पास बच जाएंगे B2O3। इस प्रकार से अणु का निर्माण होता है, ठीक है, ओके। शिवांश बोलेंगे सर डायग्राम और जो भी अभी आपने बताया था, ओके ठीक है, ओके, औरों को क्लियर है, बस एक शिवांश को थोड़ा सा डाउट है, ओके। मुबारक क्या बोलेंगे सर बोर्ड्स का सिलेबस भी करवाओगे क्या। अब बच्चों देखो एक मैं आपको बहुत ही एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जो भी एक सिंपल सी बात समझो। देखो आप अपने एग्जाम में अगर आप देखोगे ना तो उसमें 11-12 पूरा ही आता है, ठीक है, तो हमें पूरा ही कवर करना रहता है, ठीक है, इन द लास्ट तो, ठीक है, और वो सारा का सारा जो सिलेबस है वो आपका 11th और 12th का ही सिलेबस है, तो अगर सिलेबस अपडेट होता है तो आप वो सारा ही कवर करने वाले हो इन द लास्ट तो, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ये बोर्ड्स वाला चीज़ है या फिर ये एग्जाम के अकॉर्डिंग है, ये दोनों ही है, ठीक है, मतलब एक तीर से 2 शिकार जिसका हम बोलते हैं ना, वो पॉइंट ये रहेगा कि आप नॉलेज कितनी अच्छी लेने वाले हो और ये आपको हर जगह पर हेल्प करना ही करना है, ये फिक्स रहेगा, ठीक है। ओके शिवांश देखो स्ट्रक्चर में मैंने कुछ खास नहीं बताया था, स्ट्रक्चर में यही बताया था कि ये कल हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, कल शायद आप क्लास में नहीं थे मे बी, जितना मुझे याद है, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ बताया कि बोरॉन पे संकरण sp2 है और इस पे संकरण sp3, चाहो तो संकरण निकाल के चेक कर सकते हो बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर का जो फॉर्मूला था उससे। तो देखो अगर किसी ने कोई क्लास मिस की हुई है तो प्लीज़ वो देख लेना, ठीक है, तो आप ये चीज़ समझ जाओगे बहुत आराम से। हमने कल आपका जो चैप्टर खत्म किया था रासायनिक आबंधन आणविक संरचना, उसके प्रीवियस ईयर में ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था और इसमें कुछ ऐसा था नहीं बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर भी डाउट है तो एक काम कर लेना, ये वाला पार्ट को थोड़ा रिपीट पे बार वापस देख लेना तो आपको और क्लियर हो जाएगा, और तब भी लगे तो फिर मुझे बता देना, ठीक है, क्लियर है। चलो ओके अब हम बात करते हैं हमारे पास अगली संरचना पे जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यह है डाइबोरेन। देखो डाइबोरेन क्या होता है ये थोड़ा समझना, इसके केवल संरचना आपको इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा इसमें कुछ भी मायने नहीं रखता है। डाइबोरेन हम कहते हैं, देखो बोरेन असल में होता है बोरॉन का हाइड्राइड यानी कि BH3। डाइबोरेन होता है जब BH3 और BH3 आपस में जुड़ जाए और बनाए B2H6, तो 2 जो बोरॉन के हाइड्राइड हैं वो जुड़ जाएंगे, तो 2 को क्या बोलते हो डाई, और बोरेन मतलब बोरॉन का हाइड्राइड, तो 2 बोरॉन के हाइड्राइड आपस में जुड़ के डाइबोरेन बनाते हैं। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट है इसकी संरचना मायने रखती है। देखो कैसे, जैसे कि संरचना देखो वो कुछ इस प्रकार से दिखती है। यहाँ पर क्या रहता है, इसको मैं ऐसे कहता हूँ कि देखो ऐसे ऐसे समझो कि हमारे पास बोरॉन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा, एक हाइड्रोजन आपके पास यहाँ रहेगा, एक दूसरा बोरेन आएगा,
एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, और एक हाइड्रोजन आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। अब होता ये है कि देखो बोरॉन के पास रिक्त कक्षक है ना, और इस बोरॉन के पास भी एक रिक्त कक्षक रहने वाला है। पर हमें पता है भाई बंध बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब हाइड्रोजन तो ऐसा है नहीं कि जिसके पास लॉन पेयर और बंध बन जाए, तो बंध बनता कैसे है, यहाँ पर सवाल ये आता है। तो होता है कि देखो बोरॉन के पास खाली कक्षक है, लेकिन हाइड्रोजन के पास, अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन ले लूँ तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है बोरॉन के पास यहाँ पे, ठीक है। तो असल में क्या करते हैं, तीनों ही आपस में क्या करते हैं, कक्षक इस प्रकार से मिक्स कर लेते हैं कि मतलब यहाँ पर क्या होता है कि देखो इसको ऐसे बनाता हूँ कि इस बोरॉन के पास एक खाली कक्षक, इस बोरॉन के पास एक कक्षक जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और एक आपके पास हाइड्रोजन है जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, बंध बनाने के लिए कैसे करते हैं कि ये तीनों कक्षक, इसका P, इसका S कक्षक और इसका P कक्षक, तीनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, और उन तीनों कक्षकों को मिक्स करके एक कक्षक बनेगा जिसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से घूम रहे होंगे। यानी कि ये इस प्रकार से सबके कक्षक जुड़ जाते हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन रहेगा, और इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के पूरे तीनों के बीच में घूम रहे होते हैं, ठीक है। और सेम कंडीशन आपको ऐसे सेम नीचे भी देखने को मिलती है कि हमारे पास बोरॉन के पास कक्षक है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास खाली कक्षक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये तीनों के तीनों कक्षक हैं आपस में मिक्स हो जाते हैं, और इस प्रकार से बंध का पूरा निर्माण आपका बन जाता है। इस प्रकार से आपका बंध बनता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हम ये कहते हैं कि आपके पास 3 परमाणु, या हम बोल सकते हैं कि 3 केंद्र और 2 इलेक्ट्रॉन बंध का निर्माण आपको देखने को मिलता है। मतलब 3 केंद्र मतलब कि 3 परमाणुओं के केंद्र, एक परमाणु, दूसरा परमाणु और तीसरा परमाणु, 3 परमाणुओं के केंद्र रहेंगे, और उनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों का साझे से पूरा बंध बनता है, ठीक है। इसको वैसे आप 3 सेंटर, या इसको हम क्या बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसके नाम से भी इसे जाना जाता है कि 3 सेंटर मतलब कि 3 केंद्र और 2 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बंध का निर्माण होता है। और क्योंकि ये बंध दिखने में केले के आकार का दिखता है, केला जैसा दिखता है, इसलिए इसको बनाना बॉन्ड या कदली बंध के नाम से जाना जाता है। इसको आप क्या बोलते हो, बनाना बॉन्ड। हिंदी में क्या बोलते हो बनाना को, कदली, या फिर केला बंध के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये वो बंध है जो आप डाइबोरिन में देखते हो, ठीक है। और वैसे देखो तो कुछ इस प्रकार से देखते हो कि देखो हमारे पास क्या हुआ, ये तो आपका P कक्षक आ गया, ये तो हो गया रिक्त कक्षक, और रिक्त भी कौन सा, P कक्षक होता है, ये तो हम जानते हैं। रिक्त P कक्षक, हाइड्रोजन के पास उसका इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ पे रहने वाला, और इस बोरॉन के पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहेगा, और यहाँ पर इन तीनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाएगा। और सेम यहाँ पर इसका ये हो जाएगा रिक्त P कक्षक, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन तो बोरॉन का यहाँ पर आएगा, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, तो इन तीनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम साझा में इसको दिखाते हैं। तो ये कदली बंध इस प्रकार से बनता है, कदली बंध। इंग्लिश में क्या बोलते हो, बनाना बॉन्ड, ठीक है। ऐसे बाकी इसकी संरचना कुछ ऐसे रहती है कि देखो सारे बंध एक प्लेन में होते हैं, पर ये जो 2 हाइड्रोजन होते हैं ये प्लेन के ऊपर की ओर बनते हैं, ठीक है। यानी इसकी संरचना मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ कि अगर आपके पास बोरॉन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन एक प्लेन में यहाँ पर आ गया, दूसरा बोरॉन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो इन सब में क्या होता है, ये तो सब एक ही प्लेन में बन जाते हैं, ये तो एक ही तल में बन गए, ठीक है। लेकिन ये प्लेन के ऊपर बनता है, और एक बनता है प्लेन के नीचे की ओर बनता है, इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पर आपका बंध बनता है, ठीक है। 4 एक प्लेन में आ जाएंगे, एक ऊपर की तरफ से जाएगा, एक नीचे की तरफ से जाएगा, इस प्रकार से आपका बंध दिखता है। ओके, ध्यान रखना। तो कभी पूछा था कि डाइबोरेन के अंदर क्या सभी के सभी हाइड्रोजन परमाणु एक ही तल में होते हैं, ऐसा नहीं होता। 4 एक ही प्लेन में आएंगे, और 2 एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे की तरफ देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम बात करते हैं, ठीक है। ये संरचना होती है डाइबोरेन की, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
अभी बताइए, अभी किसी को डाउट है? डाई बोरिंग की संरचना देख लो भाई आराम से, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, थोड़ा देखोगे थोड़ा समझोगे तो क्लियर होंगी चीज़ें। ठीक है, चीज़ें डन, समझ में आ रही हैं सारी। देखो इसमें सारा खेल ये है कि आप याद अभी मत करो, ये मत सोचना कि भैया हमें इतना सारा याद करना पड़ेगा, नहीं। जब आप बाद में इसको रिवाइज करोगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कि मैंने बहुत ही चीज़ें छांट छांट के और कम से कम चीज़ें बताई हैं, और आपको वो भी लॉजिक वाली सारी की सारी। तो अभी ये मत सोचना कि याद करना नहीं, आराम से रिवाइज करना क्लास के बाद, और आपको एक ही बार में आज का पार्ट आप आराम से समझ जाओगे। कल की चीज़ कल पे देखेंगे, कल के अपने अलग लॉजिक लगेंगे, लेकिन आज के लिए बस आज की चीज़ जरूर पढ़ लेना। अगर आप ये गलती कोई मत करना कि भाई पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, थियोरिटिकल चैप्टर है, तो इसको आज की चीज़ को हम कल या परसों देखें, नहीं। जो आज है उसको आज ही खत्म करना है, कल वाली चीज़ को कल खत्म करना है, ठीक है। ओके, अच्छा मुबारक बोले कि सर इसमें बोर्ड्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे क्या? देखो वो हम क्वेश्चन जरूर सॉल्व करेंगे, वैसे कायदे से एनसीईआरटी बुक तो आपको सॉल्व करना ही है, ठीक है, वो भी आप लेकिन पूछ सकते हो, ठीक है। प्रियांशु बोलने रिपीट करना है, रिपीट क्या चाहिए भाई इसके अंदर? देखो सिंपल सी चीज़ है कि हमारे पास देखो ऐसे आप हिसाब लगा के देखो, थोड़ा सोच, इसमें थोड़ी इमेजिनेशन लगेगी। जैसे कि देखो यहाँ पर इसमें डायग्राम में देखोगे तो देखो बोरॉन है, बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं कायदे से, और एक कक्षक खाली रहता है। पर यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो बोरॉन टेक्निकली 4 बंध बना पा रहा है। क्यों? पहली बात तो हमने रिक्त कक्षक का वो उपयोग करने वाला है, लेकिन बंध बनाने के लिए भाई 2 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ना। अब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं? एक इलेक्ट्रॉन आपके हाइड्रोजन से आता है और एक इलेक्ट्रॉन दूसरा बोरॉन परमाणु दे रहा है। और सेम ऐसा वो दूसरे के लिए भी ट्राई कर रहा है, खुद के रिक्त कक्षक के लिए भी सेम चीज़ कर रहा है कि वो खुद के लिए भी एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा हाइड्रोजन से और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले बोरॉन से ले लेगा। तो जब ऐसा होगा तो आपके बंध का निर्माण हो जाता है। तो तीनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, वो 2 इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से घूम रहे हैं, और सेम यहाँ पर ऐसा होता है नीचे की तरफ से, और इस तरीके से आपके बंध का निर्माण होता है। बस दैट्स इट, इतना ही है इसके अंदर, ठीक है। चलो अब देखो कुछ बातें, थोड़ी सी बातें और लिखी हुई, थोड़ा समझ लेते हैं डाइबोरेन के बारे में, कि डाइबोरेन पर जब अमोनिया की अभिक्रिया करवाई जाती है तो उससे प्रारंभ में पहले क्या बनता है? B2S6.2NH3 बनता है, ठीक है। एक संकुल यौगिक का निर्माण होता है, वो कैसा दिखता है? वो दिखता है BH2NH3 का होल ट्वाइस प्लस और BH4 माइनस, इस प्रकार से पहले वो दिखेगा, ठीक है। और जब इसको और अधिक गर्म करेंगे तो क्या करेगा? टूटेगा, टूटेगा, थोड़ा सा अरेंज होगा और ये बनाएगा B3N3H6। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। B3N3H6 बनाता है, जिसमें क्या होता है? एकांतर BH और NH समूह जुड़े हुए रहते हैं वलय में, और ये अकार्बनिक बेंजीन यानी कि इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से इसको जाना जाता है। थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, देखो इसकी रिएक्शन दी हुई है कि B2S6 NH3 से रिएक्शन कर रहा है, पहले क्या बना रहा है? BH2NH3 प्लस, सॉरी BH2NH3 का होल ट्वाइस प्लस, ऐसे पहले ये बनाएगा। और BH4 माइनस को दिखाया ही नहीं गया, मतलब वो अलग है रहेगा लेकिन, और एक तरफ ये बन गया, ये रहा BH4NH3 प्लस। ध्यान रखना ये डॉट में एक साथ ही है, ठीक है, अलग अलग दिखाया गया है लेकिन है एक साथ ही, ये पूरा डॉट ये। और जब इसको और गर्म करेंगे ओवरऑल तो ये टूट के क्या बनाएगा आपका? B3N3H6 बनाता है, जिसको आप अकार्बनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से जानते हो, ठीक है। इसकी संरचना देख लो, वो संरचना इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे दिखता है कि देखो बोरॉन, पहले वो क्या करना पड़ेगा? बोरॉन लेना है, नाइट्रोजन, बोरॉन, नाइट्रोजन, बोरॉन, नाइट्रोजन, बोरॉन, और हर एक से आप क्या जोड़ोगे? एक एक हाइड्रोजन को जोड़ दोगे। ये तो लिखा था कि BN और BH और NH अल्टरनेट एकांतर क्रम में आप जोड़ दोगे, ठीक है। और साथ में देखो यहाँ पे क्या होगा? नाइट्रोजन के पास देखो लॉन पेयर भी होता है, वो लॉन पेयर वो यहाँ पे बोरॉन को दे करके उपसहसयुग्म बंध 7 के साथ बनाता है। सेम यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर होगा, ये बंध ऐसे बनाएगा, और इस नाइट्रोजन के पास भी लॉन पेयर होगा, इस प्रकार से, ठीक है।
तो ये संरचना होती है आपकी अकार्बनिक बेंजीन की। एक्चुअल बेंजीन देखे तो मैंने आपको दिखाई थी, ये तो क्या हो जाएगा आपके लिए अकार्बनिक, बिना कार्बन की बनी हुई बेंजीन है। ध्यान से देखो, दिखती तो बिल्कुल वैसे ही है ना। और एक्चुअल बेंजीन कैसा दिखता है हमारे पास, C6H6 होता है, जहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड, हम ऐसे बोल सकते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और डबल बॉन्ड, और हर एक पर एक एक हाइड्रोजन इस प्रकार से रह जाता है। ये होती है आपकी बेंजीन, जो कि आपकी कार्बनिक ऑर्गेनिक बेंजीन जो होती है वो कुछ ऐसी दिखती है। तो दोनों में अगर आप कंपेयर करो तो एक चीज़ कॉमन है कि भाई आपके पास सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड काइंड ऑफ कंडीशन अल्टरनेट देखने को मिल रही है वो, और हर एक परमाणु के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो आप कंपेयर कर सकते हो। इसलिए इसको अकार्बनिक बेंजीन बोलना काफ़ी सही नाम है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, फॉर्मूला क्या होता है B3N3S6। तो ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है आपके क्वेश्चंस के अंदर, डायरेक्टली हो सकता है ना पूछे, लेकिन इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन के अंदर हो सकता है ये वर्ड आ जाए, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे पास रहने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का भाई, ठीक है, ओके। अच्छा एक बार ध्यान रखना, आप एक चीज़ कर सकते हो, पी ब्लॉक के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, पी ब्लॉक के लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मत ही करना, ठीक है। और जैसे चैप्टर्स की बात करेंगे जो एलिमिनेट नहीं हुए, जो पूरे तरीके से आ रहे हैं, उनके आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर करने हैं। लेकिन पी ब्लॉक के लिए आपको सिर्फ एक दो तीन काम कर लेना बस। एक तो डीएससी के क्वेश्चन थे केवल, एक तो उनको सॉल्व कर लेना सबसे पहली चीज़, और दूसरा ये जो थ्योरी है इसको थोड़ा सा याद रख लेना बस। और थोड़ा बहुत चाहो तो प्रीवियस के क्वेश्चन देख सकते हो, अदरवाइज एनसीईआरटी का पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये मत करना कि एनसीईआरटी सॉल्व करने बैठ जाओ, पी ब्लॉक में बहुत सारी चीज़ें हटा दी गई हैं और अपडेटेड एनसीईआरटी के अंदर भी वो दिया हुआ है, लेकिन पर अपने को वो नहीं पढ़ना है, ठीक है, ओके। हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है, पर ये लेक्चर एक बार देखना पड़ेगा, बिल्कुल आपको देखना पड़ेगा। और ध्यान रखना इसके नोट्स अच्छे से बनाना, ठीक है, इसके नोट्स हैंड रिटन ही बनाना, जो भी लिखा हुआ है खुद से हाथ से आपको लिखना है, ठीक है। और फिर आप प्रॉपर वे में लिख पाओगे ना, तो आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर रहेंगी, क्या क्या टॉपिक्स हैं, कैसे कैसे पढ़ना है। इसको थोड़ा ध्यान से लिखना जरूर है सभी को। ये एक ऐसा लेक्चर नहीं रहने वाला कि आप सोचो कि आप केवल सुन लो और समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा पर आप भूलोगे बहुत जल्दी। अगर मैं किसी से अभी भी पूछ लूँ कि भाई बात बता बोरेक्स मनका का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें से काफ़ी सारे बच्चे भूल भी चुके होंगे कि बोरेक्स मनका का फॉर्मूला क्या था, बताया तो था लेकिन अभी याद नहीं होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए इसको आपको लिखना ज़रूर है, और एक बार लिख लोगे ना तो आपको पता रहेगा कितना डाटा है। और मैं बता रहा हूँ ये पी ब्लॉक चैप्टर आई थिंक अन्य चैप्टर से हमारा छोटा चैप्टर रहने वाला है, इसलिए थोड़ा ध्यान से बस समझना अच्छे से। यहाँ पर सिर्फ चीज़ें क्लियर करनी है, बाद में लिखना जरूर है, और फिर रिवाइज कर लेना, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और कभी भूलोगे भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें तो लॉजिक पर रहेंगी। रिएक्शन सारी याद करनी पड़ेंगी। रिया देखो बताओ, मैंने इसमें रिएक्शन बताई हैं कितनी है, अब तक गिनती के शायद मैंने 5 या 6 रिएक्शन बताई हैं, और बहुत आगे रिएक्शंस हैं भी नहीं। तो ये मत ना रिएक्शन बहुत सारी हैं, बहुत ही लिमिटेड रिएक्शंस मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। और काफ़ी चीज़ें पुराना जो हमने पढ़ा हुआ है उस पर आधारित रहने वाली हैं, तो कॉमन चीज़ बहुत आने वाली है, तो इतना डरना नहीं है, ठीक है। 50% तो चैप्टर में कॉमन रिपीट होगा, ध्यान रखना, ठीक है। और 50% आपके लिए नया रहने वाला है, उसमें उसी के अंदर रिएक्शन भी आ जाएंगी। 10% रिएक्शन आएंगी, तो 10% रिएक्शन से थोड़ी डरना होता है, ठीक है ना, बिल्कुल। ओके मुझे सर बहुत डिस्कशन करना है आपसे, मुझे अभी बहुत डाउट है। हाँ चलिए चिंता मत करिए, ओके। एक काम आप चाहो तो कर सकते हो, आपकी चैट में आप चाहो तो अपना नंबर ड्रॉप कर सकते हैं, मैं टीम से वो नंबर लेकर के कल आपको कॉल कर लूँगा, आज नहीं करेंगे, ठीक है। कल नहीं तो टीम से क्या करके आपसे कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, मुबारक, ओके चलिए, ठीक है। तो बस यहाँ तक की बात हमारे पास बोरॉन परिवार के लिए रहती है, सिर्फ इतना ही है, खत्म हो गया। यानी लिमिटेड अगर देखा था ना, बहुत कम पढ़ा है। इसके हमने थोड़े से बोरॉन के हमने कुछ गुण देखे, बोरॉन के परिवार के कुछ गुण देखे, छोटे मोटे अक्रिय युग्म प्रभाव देख लिया जो ऑक्सीजन अवस्था को निर्धारित करता है, छोटे छोटे पॉइंट देख लिए कि गैलियम हमारा द्रव अवस्था में रहता है। और फिर हमने बोरॉन के सिर्फ 3 यौगिक हमने पढ़े हैं, बोरेक्स, ऑर्थोबोरिक अम्ल और आपका डाइबोरिन। इसके हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ इतना सा हमने पढ़ा है, तो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, आपको लेंथी लगेगा लेकिन इतना लेंथी है नहीं, ठीक है, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे पास कार्बन परिवार के लिए, चलो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, है ना। तो कार्बन परिवार में देखो बहुत ज़्यादा अगेन नहीं रहने वाला है, मुख्य तत्व हमारे पास यहाँ पे कार्बन ही रहता है, जिसकी ट्रिक भी आप जानते हो। क्या ट्रिक बताई थी, कही सीता जी सुने प्रभु, है ना। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका कार्बन रहता है, जिसपे आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनती है।
कार्बन का ऐसा कौन सा गुण होता है जो इतने सारे यौगिक को ये बना पाता है? वो गुण होता है आपका श्रृंखलन का गुण। श्रृंखलन, इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का साझा करके श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति है, वो बेसिकली आपका श्रृंखलन का गुण कहलाया जाता है। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं इसे। तो क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन साझा कर, इलेक्ट्रॉन साझा कर, इलेक्ट्रॉन साझा कर श्रृंखला बनाने का गुण। ठीक है, अच्छा इसमें बात ध्यान रखना, ऊपर कार्बन श्रृंखला का गुण दर्शाता है, पर क्या और भी तत्व दर्शाते हैं? सिलिकॉन भी दर्शाता है। और एक्चुअल में क्या होता है, जब ऊपर से नीचे जाते हो ना तो ये गुण कम भी हो जाता है। यानी अगर आप क्या करते हो वर्ग में, अगर आप ऊपर से नीचे जाते हो ना तो आपके पास क्या देखने को मिलेगा कि जो श्रृंखलन का जो गुण होता है वो असल में गिरता चला जाता है। तो कार्बन तो सबसे ज्यादा श्रृंखला दर्शाता है और सिलिकॉन भी थोड़ा बहुत दर्शाता है, ज्यादा नहीं दर्शाता, और नीचे वाले तत्व तो और भी कम दर्शाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसे सिलिकॉन की को काफी सारे यौगिक देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सिलिका हो गया, सिलिकेट हो गया, सिलिकॉन हो गया। तो काफी सारे यौगिक सिलिकॉन के हमें देखने को मिल जाते हैं, वो हम थोड़ी थोड़ी जरूर चर्चा करेंगे। ठीक है, जिसमें आपको थोड़ा बहुत नाम पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? और तो इसके अलावा वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इसमें एक दो गुण हमारे पास यहाँ पर भी रिपीट होंगे। जैसे कि मैंने बताया था, अगर बात करेंगे ऊपर की तरफ कार्बन यहाँ पे +4 दर्शाएगा और नीचे की तरफ लेड आपका +2 दर्शाएगा। किस प्रभाव के कारण? अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण। सेम रिपीट हो गया, लो फिर से, अभी भी मैं कॉन्सेप्ट फिर आ गया। तो रिपीटेशन बहुत होगा। ठीक है, आप आराम से बस सुनते हुए चलो कि आपको लगेगा भाई बार बार चीज़ कॉमन आ रही है, छोटे छोटे चेंज होंगे, उनको बस आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान में रखना है। जो कॉमन चीज़ है वो तो चल ही रही है, आपको तो फोकस थोड़ा वहाँ करना पड़ेगा जहाँ पर कुछ चीज़ अलग हो गई, उसको थोड़ा सा अलग से लिख के रखना है। तो इसलिए आपको मैं जरूर लिखवाना चाहता हूँ इसे। ठीक है, ओके, चलिए अब अगर बात करें इसके यौगिकों के लिए, तो मेरा जो मेन फोकस है वो इसके ऑक्साइड के ऊपर रहता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, मेन जो आपको याद रखना है इसके यौगिकों में वो है इसका ऑक्साइड। ठीक है, तो देखो ये काफ़ी सारे ऑक्साइड को अगर ये बनाते हैं, जैसे कि देखो कैसे कैसे बनाते हैं, थोड़ा समझिए। इस पैराग्राफ में सब लिखा हुआ है और यही हमारे लिए काम का पैराग्राफ है, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ था, इस एक पर्टिकुलर पैराग्राफ से क्वेश्चन आया था। कैसे आया था? देखो समझो क्या लिखा है कि यहाँ पे लिखा है कि इस समूह के सभी सदस्य ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किए जाने पर ऑक्साइड बनाते हैं। बिल्कुल बनाते हैं, और ये ऑक्साइड आपके दो प्रकार के मुख्य तौर पर बनाएंगे, एक तो बनाएंगे मोनोऑक्साइड और एक बनाते हैं डाइऑक्साइड। ठीक है, जैसे कि कैसे कैसे, जैसे मोनोऑक्साइड तो आपका हो गया एमओ, एम मतलब कोई भी आपका जो भी तत्व है, और एक MO2, जैसे आप जानते हो कि CO और CO2, बिल्कुल वैसे MO MO2 CO CO2। अब कैसे कैसे बनेगा, जैसे ही देखो, अगर हम बात करेंगे SiO की बात करेंगे, सिलिकॉन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे, तो इसका अस्तित्व केवल उच्च ताप पर ही होता है, यानी हाई टेम्परेचर पर ये स्टेबल है, इसके अलावा स्टेबल नहीं रहता है। इसके अलावा उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले जो ऑक्साइड होते हैं वो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले ऑक्साइड की तुलना में अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे बताना, क्या मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि जैसे जैसे करके ऑक्सीकरण अंक बढ़ता है किसी भी ऑक्साइड का, उसकी अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। और ये एक ऐसा नोट है जो आई थिंक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नोट हमारे पास ये आता है कि एक ही तत्व के विभिन्न ऑक्साइडों का अम्लीय गुण तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था के साथ बढ़ता है। ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, ये आगे कल जब हमारा लेक्चर रहेगा ना, तो ये कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट होगा। नाइट्रोजन के ऑक्साइड के लिए, फॉस्फोरस के ऑक्साइड के लिए, हैलोजेंस के ऑक्साइड के लिए, सब में ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट है जो हर एक ऑक्साइड के लिए उसके अम्लीय गुण की व्याख्या बहुत शानदार तरीके से करता है। और यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि अगर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था रहेगा, यानी कि ऑक्सीकरण अगर बढ़ेगा,
तो ऐसे में क्या होता है, आपका अम्लीय व्यवहार बढ़ता है, निम्न वाले से ज़्यादा रहता है। जैसे कि देखो उसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं और एग्जाम्पल से क्लियर कर लो। जैसे कि डाइऑक्साइड में अगर देखें, जैसे कि CO2, SiO2, GeO2, ये ऑक्साइड आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये कैसे होते हैं, अम्लीय। मैं इसको अलग से यहाँ लिख देता हूँ, छांट के आपको और पता चल जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें, ऊपर CO2 होता है, SiO2 आता है, फिर आपके पास GeO2 आता है, ठीक है। ये तीनों तो क्या होते हैं, आपके अम्लीय, पहली चीज़ तो, ठीक है। इसके तो और नीचे जाओगे तो SnO2 और PbO2 क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। SnO2 और PbO2 क्या होते हैं आपके लिए, उभयधर्मी। ठीक है। और अगर बात करें मोनोऑक्साइड की बात करेंगे, जैसे कि CO वो आपका उदासीन होता है, GeO अम्लीय होता है, और SnO PbO आपके सब उभयधर्मी, अच्छा ये भी अम्लीय होता है, और वो आपके क्षारीय होते हैं, और अच्छा उभयधर्मी होते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कहाँ लिखूँ अभी फिलहाल के लिए, चलो यहाँ लिख देता हूँ। जिसकी CO की बात करेंगे, CO मैंने आपको बताया था, ये आपका होता है उदासीन। इसके बाद हमारे पास आता है आपका GeO, ये होता है अम्लीय। और इसके बाद हमारे पास कौन आता है आपका, SnO और PbO, ये होता है आपके उभयधर्मी, ठीक है। और देखो एक मेरे पास बच गया है आपका SiO, तो उसका हम जानते हैं, आपके पास जो SiO होता है ये आपका सामान्य तौर पे क्या होता है, उच्च ताप पर ही स्थायी है। तो इसका बहुत ज़्यादा रोल हम नहीं देखते हैं, इसलिए क्योंकि स्थायी ही कम रहता है, तो ये ओनली उच्च ताप पर आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा ये देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलता, टेम्परेचर हाई होगा तो बन जाएगा, लो टेम्परेचर पे ये बनेगा ही नहीं और स्थायी भी नहीं रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है थोड़ी सी। अच्छा बताया था मैंने ये चीज़, चलो नाइस, अच्छी बात है, आपको याद है तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा आपने नंबर दे दिया है, चलो ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। चलो ठीक है, मैंने सेव कर लिया, ठीक है। तो मैं आपसे लिए कल आपसे कनेक्ट कर लूँगा, मुबारक, ठीक है। अच्छा आपका एक्चुअल नाम क्या है, प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट कर दो, ठीक है। मतलब मैं ये बोलूँ कि मुबारक से बात करनी है, हाँ, ओके। चले तो आज के देखो हमारा टाइम वैसे ऑलमोस्ट समाप्त पे आ चुका है, आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है। हालांकि इसका आगे का भी पार्ट हमारे पास है, जैसे कि आपका CO बनता है तो कैसे बनता है, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट नाम भी आप सीखते हो, जैसे कि संश्लेषित गैस के बारे में और प्रोड्यूसर गैस के बारे में। तो कुछ बेसिक चीज़ें हम जरूर सीखेंगे, ठीक है, जो आपके लिए हेल्पफुल है और आपके एग्जाम में मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं कि आपसे पूछ लें, ठीक है। जैसे कि ये वाली रिएक्शन देखो, ऑर्गेनिक की रिएक्शन ही दी हुई है यहाँ पे, ये रहा कि आपको फॉर्मिक अम्ल दिया हुआ है, और जब कंसनट्रेटेड H2SO सांद्र H2SO जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो निर्जलीकरण अभिक्रिया होती है, जिससे H2O निकल जाता है और CO का निर्माण होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। और अगेन मैं ये रिपीट होगा भाई, मैं बता देता हूँ, ठीक है। जब एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो ये रिएक्शन इसके अनुप्रयोग में लिखी होगी कि फॉर्मिक अम्ल से या फॉर्मिक अम्ल के अनुप्रयोग के द्वारा आप किस प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हो, तो रिएक्शन यहाँ पर भी लिखी हुई है। अब कोई बोले कि भैया P ब्लॉक तो पढ़ना जरूरी नहीं है, भैया ऑर्गेनिक आ गई इसके अंदर, सब करे क्या सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा ना। इन द लास्ट आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो जो भी चीज़ बताने वाला हूँ, भले ही चैप्टर का नाम P ब्लॉक है, इन द लास्ट समझना केमिस्ट्री पढ़ी जा रही है और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम कवर करने वाले, ठीक है। तो पॉइंट्स हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे कि ये आपके सिलिका की संरचना, जो आप पूछ रहे थे सिलिका की, तो जैसे साहिल किसका सवाल, साहिल का सवाल था ये, कि जैसे कि सिलिका अगर होता है तो वो 6 वैलेंसी कैसे दिखा पाता है, वो इससे दर्शा पाता है क्योंकि उसके पास रिक्त डी कक्षक होते हैं। तो बंध बनाने के लिए इसके पास और भी कक्षक खाली पड़े हैं, जिसमें वो उप सह संयोजक बंध बना सकता है, जिस कारण से वो 6 तक की संयोजकता दिखा सकता है। ये रीजन हमारे पास रहता है, ठीक है। तो रिक्त डी कक्षक आपके सवाल का सही जवाब रहेगा, ओके साहिल, ठीक है। तो और किसी का कोई डाउट है तो अभी बता दीजिए, अदरवाइज हम अब आगे का पार्ट हम कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और बादल इस टाइम पर आ चुके हैं फाइनली, हाँ इतना लेट भाई, क्लास 7 बजे चलती है, 8:30 पर तो ख़त्म हो जाती है। क्लास की एंडिंग में आने का क्या मतलब होता है, हाँ इतनी सारी चीज़ें भूल करके, ओके ओके। रिया कह रहे हैं कि नोट्स में सारे ही स्लाइड्स दे दीजिएगा, नहीं सारे स्लाइड्स मैं अभी नहीं दूंगा, ठीक है। ये वाली स्लाइड्स आपको आगे मिलेंगी, क्योंकि अगर डायरेक्टली लिख लोगे तो मुझे इसमें और भी चीज़ें लिखवानी है, इसके साइड में जो खाली जगह छोड़ी है, जो ब्लैंक पेज है वो किसी रीज़न से छोड़े गए हैं,
तो उसमें लिखे बिना आप अगर डायरेक्टली लिख लोगे तो फ़ायदा नहीं रहेगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं बचा, चिंता मत करो, ठीक है। तो ये तो आज मैंने स्पेशली आपके लिए 13 एंड 14 वर्क का था। कल हम 14 वर्क कंप्लीट कर लेंगे और 15 वर्क को भी हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे 16 वर्क तक पहुंच जाए, ठीक है। और पी ब्लॉक का जो चैप्टर रहेगा देखो ज़्यादा लेंथी नहीं जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 दिन आपके पास रहेगा और ये चैप्टर आपका उतने में समाप्त हो जाता है। और फिर हम डी ब्लॉक की और एफ ब्लॉक की हम बात करेंगे आराम से, वो भी 3 या 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चिंता मत करना, ये वाला पार्ट बहुत ईजी है, याद करने वाला पार्ट भी है लेकिन समझने वाला पार्ट बहुत सारा है। जो पहले का सीखा हुआ वो भी आगे यूज़ में आएगा, ओके। हाँ साहिल, जैसे आप बोल रहे थे एक आपका क्वेश्चन रह गया था DSA नंबर 12। चलो इसको मैं फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। DSA नंबर 12 अगर हम देखें तो रासायनिक आबंधन आणविक संरचना का DSA 12। चलो देखते हैं हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 ही आएगा, राइट, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो N2 और O2 में क्रमशः अगर N2 प्लस और O2 प्लस धनायन में परिवर्तित करते हैं तो कौन सा कथन गलत हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो N2 में N सिंगल बॉन्ड N बंध दुर्बल होता है, नंबर 1 चीज़, ठीक है, ओके। O2 में OO की बंध कोटि बढ़ जाती है, ओके। O2 में अनुचुंबकत्व घट जाता है, ठीक है। और N2 प्लस प्रतिचुंबकीय हो जाता है। देखो यहाँ पर मैं बता दूँ, देखो ऑप्शन 1 में, अच्छा हमें समझा, हमने पूछा क्यों है, देखो समझो यहाँ पर थोड़ा सा आपने वर्डिंग नहीं समझी। हमने बोला देखो N2 को हम किस में बदल रहे हैं, N2 प्लस में बदल रहे हैं। तो यहाँ पर ये आएगा कि N2 में NN बंध दुर्बल है, इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन के बीच में जो बंध होता है, जब N2 प्लस में बदलेगा तो वो बंध दुर्बल हो जाएगा, क्योंकि बंध क्रम आपका कम हो जाता है। यहाँ से देखिए, अगर हम फोकस करें थोड़ा सा, देखो यहाँ पर हम यही प्रोसेस तो करवा रहे हैं कि आपके पास जो N2 है वो आपका N2 प्लस में बदल रहा है। N2 का बंध क्रम हम जानते हैं 3 होता है, N2 प्लस का आप निकालोगे 2.5 आएगा। तो बंध क्रम क्योंकि कम हो रहा है तो इस दौरान क्या हो जाएगा, आपके पास बंध क्रम कम होगा तो बंध सामर्थ्य या बंध शक्ति कम हो जाती है, तो इसलिए वो स्टेटमेंट सही है, ठीक है, क्लियर। तो बस इतना ही सी चीज़ था, ओके, डन है साहिल, शिव, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, बस थोड़ा सा पढ़ने का फर्क है, ओके। वो N2 के लिए नहीं, वो कह रहा है नाइट्रोजन के बीच का जो बंध है वो दुर्बल हो रहा है, तो हाँ बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि N2 का बंध क्रम ज़्यादा था, N2 प्लस का कम होता है, तो बंध क्रम कम होगा तो बंध सामर्थ्य तो गिर ही जाता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। और तो किसी का कोई डाउट नहीं है, चलिए, और तो किसी का कोई डाउट मुझे दिख नहीं रहा है अभी के लिए, ओके। चलिए, तो फिर आज के लिए फिर मेरी तरफ से इतना ही रहेगा। अब हम मिलेंगे कल इसी चैप्टर पे, इसी लेक्चर पे, ठीक है। और शाम को 7 बजे टाइम पर आना, लेट नहीं होना है, ठीक है। ये नहीं कि फिर आप कुछ भूल जाओ, नहीं, ये टाइम निकाल के रखना है, पी ब्लॉक को समझने में